नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई अनअकैडमी में। मैं हूं आपका दोस्त सुमित। और दोस्तों यहां पर भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर यहां पर निकल कर आई है। भारत का जो इंटरनेशनल स्टेचर है उससे जुड़ी हुई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पर दरअसल सीएनएन की एक रिपोर्ट आई है जिसने कहा है कि ये पीएम मोदी और इंडिया का जो इंटरवेंशन रहा है, जो रोल रहा है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, जिसमें 2022 के अंदर रशिया यूक्रेन के अंदर जो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता था उसको रोकने में भारत और पीएम मोदी का यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ठीक है, और भारत के लिए एक अच्छी खबर है इंटरनेशनल इमेज के लिए। तो इस रिपोर्ट को यहाँ पर देखेंगे आखिर एग्जैक्टली रिपोर्ट कहती क्या है और क्या ये पूरा मामला है, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ऑलमोस्ट 2 साल अब पूरे हो चुके हैं और रशिया यूक्रेन का युद्ध अभी भी चल रहा है और यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर रशिया जो है कब्जा अपना किए हुए है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे में जो न्यूज़ निकल कर आई है ये रशिया यूक्रेन वॉर से ही जुड़ी हुई है। दरअसल सीएनएन की एक रिपोर्ट यहाँ पर निकल कर आई है जो कि कहती है कि इंडिया का यहाँ पर रोल देखने को मिला है 2022 के अंदर, जब पुतिन की फोर्सेस अटैक कर सकती थी, न्यूक्लियर अटैक यूक्रेन के कुछ रीजन के अंदर। और यहाँ पर सीएनएन, आपको बता दें, सीएनएन जो है दोस्तों ये एक इंटरनेशनल लेवल का न्यूज़ एजेंसी है, वेबसाइट्स इसकी चलती हैं। और यहाँ पर इसकी रिपोर्ट के अंदर, सीएनएन की रिपोर्ट के अंदर आर्टिकल आता है जिसके अंदर जो यूएस के ऑफिशियल्स हैं, यूएस की सरकार के जो अधिकारी हैं, उनको कोट इस रिपोर्ट के अंदर किया गया है और उसके आधार पर ये जो सारी बातें हैं हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सीएनएन की रिपोर्ट में यूएस के अधिकारी जो बात करते हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये कहता है कि यहाँ पर जैसे कि बात करें प्राइम मिनिस्टर मोदी और यहाँ पर चाइना का भी रोल इंपॉर्टेंट बताया गया है। ठीक है, तो इंडिया के साथ साथ चाइना का भी इंपॉर्टेंट रोल बताया गया है। और इतना ही नहीं, चाइना, इंडिया और बाकी अदर ऐसी कंट्रीज जो कि यूएस की एलाइज नहीं है, उनका यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल बताया गया है कि ये सभी देश जो है ये इन्वॉल्व जब होते हैं तो रशिया जो है उसके ऊपर दबाव बनता है कि वो न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल जो कर सकता था वो फिर 2022 में नहीं करता है यूक्रेन के अगेंस्ट। यहाँ पर अगर बात करें 2022 में मामला दरअसल ये हुआ था कि जब रशिया ने खैरसन जो रीजन था यूक्रेन के उसको ऑक्यूपाई कर लिया था, तो उसके बाद यूक्रेन की फोर्सेस खैरसन को आज़ाद कराने के लिए जब आगे बढ़ रही थी जवाबी कार्रवाई में, तो ऐसे में यूक्रेन की फोर्सेस को बढ़त हासिल हो रही थी और यूक्रेन भारी पड़ रहा था रशिया के ऊपर। और ऐसे में खैरसन का जो रीजन है उसको आज़ाद करवाने में यहाँ पर रशिया की फोर्सेस को अगर घेर लिया जाता तो ऐसे में बहुत बड़ी समस्या हो जाती। इसलिए ऐसे इवेंट में रशिया हो सकता था कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता था। रशिया शायद यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता था खैरसन के रीजन के चक्कर में, ऐसा यहाँ पर रिपोर्ट के अंदर कहा गया है। और ये जो वेपन के इस्तेमाल होते हैं न्यूक्लियर वेपन्स के, दरअसल एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और टर्म आपको देखने को मिलेगी डर्टी बॉम्ब की। आखिर ये क्या है? कहता है कि भाई यहाँ पर पहले देख लेते हैं इस टर्म का इस्तेमाल हुआ कैसे आखिर। कहता है कि ये सारी चीज़ें, अब ये आप हम कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता था, तो किस आधार पर यहाँ पर इस रिपोर्ट में कहा गया है कि रशिया अटैक कर सकता था, ऐसा किस आधार पर यहाँ पर कहा गया है? कहता है दरअसल यहाँ पर रशिया से जुड़े हुए जो लोग थे वो इन दिनों ये बात कर रहे थे, बिल्कुल इसी समय पर ये बातें कर रहे थे, ये चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पर हो सकता है यूक्रेन एक डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल कर ले। और जो अमेरिका के अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि ये जो डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल यूक्रेन कर सकता है, ये एक तरह का बहाना या फिर आप कह सकते हैं एक फॉल्स थ्योरी बनाई गई थी रशिया के द्वारा, ताकि वो अपने न्यूक्लियर अटैक का इस्तेमाल कर सके और उसे जस्टिफाई कर सके कि भाई उसने डिफेंस में किया है। किस डिफेंस में? डर्टी बॉम्ब के जो अटैक है यूक्रेन का उसको रोकने के लिए उसने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर बिल्कुल इस समय रशिया के जो लोग थे वो कह रहे थे कि यहाँ पर हो सकता है यूक्रेन डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल कर ले। और इसको यहाँ पर बताया गया कि जो यूएस के अधिकारी वो कह रहे थे कि रशिया की जो थ्योरी बनाई गई है डर्टी बॉम्ब की, ये एक फॉल्स स्टोरी थी, फॉल्स फ्लैग थ्योरी थी, ताकि यहाँ पर रशिया अपने अटैक को जस्टिफाई कर सके। और ये बात किन आधारों पर कही गई है? दरअसल बिल्कुल इस समय अक्टूबर 2022 के दौरान जो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर थे वो यूएस, यूके और फ्रांस जैसी कंट्रीज को यहाँ पर कॉल करते हैं और कहते हैं कि जो क्रेमलिन यानी कि जो रशिया है ये काफ़ी कंसर्न है, काफ़ी चिंतित है इस चीज़ को लेकर, हो सकता है कि यहाँ पर यूक्रेन डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल कर ले। तो पूरा आधार बनाया जा रहा था कि डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल हो सकता है। तो कल को अगर रशिया टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर लेता है तो ऐसे में वो जस्टिफाइड होगा, या फिर आप कह सकते हैं एक आधार यहाँ पर अपना बनाया जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर इन सब चीज़ों के आधार पर कि यहाँ पर डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल होने की बात रशिया के द्वारा की जा रही थी, इन सब के आधार पर कहा जा रहा है कि रशिया हो सकता है मूड में था इस वक्त कि यहाँ पर वो टैक्टिकल वेपन का इस्तेमाल कर सके। तो अब यहाँ पर देखेंगे आखिर टैक्टिकल वेपन क्या होते हैं, इसके अलावा डर्टी बॉम्ब क्या होते हैं,
उसको भी यहाँ पर देखेंगे और फिर ये भी देखेंगे कि एग्जैक्टली रिपोर्ट जो है वो भारत के बारे में क्या कहती है, भारत के कौन सा रोल है, भारत के किस रोल की यहाँ पर बात की गई है। तो टैक्टिकल वेपन्स जो है आपको पता होना चाहिए, ये एक तरह के ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो कि थोड़े छोटे आप कह सकते हैं साइज के, जिनका इम्पैक्ट थोड़ा कम होता है और ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं, स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करने के लिए होते हैं। जैसे अगर स्ट्रेटेजिक जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं, स्ट्रेटेजिक जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं वो एक बहुत बड़े एरिया को टारगेट करते हैं, वहीं पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स एक स्मॉल एरिया को, स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करते हैं। रीच इनकी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, एक पर्टिकुलर एरिया में डिस्ट्रक्शन करते हैं। और साथ ही में एक बैटल के अंदर इनको इस्तेमाल किया जाता है, कन्वेंशनल वेपन के साथ साथ टैक्टिकल वेपन्स का भी, न्यूक्लियर वेपन्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें जो डिलीवरी सिस्टम होता है, जैसे कि टैक्टिकल वेपन्स हैं, इनके डिलीवरी सिस्टम यानी कि जो बॉम्ब डिलीवर करने वाली जैसे मिसाइल्स वगैरह हैं, इनकी रेंज भी कम होती है, लगभग 500 किलोमीटर के आसपास इनकी रेंज होगी, जबकि स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स की रेंज आप जानते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल लेवल तक जाती है। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, 5-5, 7-7 हज़ार किलोमीटर ट्रैवल कर सकती हैं और एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भी न्यूक्लियर अटैक कर सकती है, ठीक है। जबकि टैक्टिकल वेपन्स की जो मिसाइल है ये लगभग 500 किलोमीटर के आसपास ट्रैवल करती हुई नजर आएंगी और ये लीस्ट रेगुलेटेड कैटेगरी में ये हथियार आपको देखने को मिलते हैं पूरी दुनिया में। इसके अलावा अगर बात करें डर्टी बॉम्ब्स क्या होते हैं, तो कहता है कि डर्टी बॉम्ब एक तरह के ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल करते हैं, यानी कि ये ऐसे डिवाइसेस हैं जिसके अंदर मेन जो टारगेट होता है इसका वो न्यूक्लियर फिशन टाइप का टारगेट नहीं होता है, बल्कि उसका टारगेट होता है कि यहाँ पर इस तरह से एक्सप्लोजन किया जाए कि रेडियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ है वो उस एरिया में बढ़ जाए, यानी कि जो रेडियो एक्टिविटी है उस एरिया में बढ़ जाए और कंटेमिनेशन हो जाए रेडियो एक्टिविटी का, ठीक है। और यहाँ पर कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव भी इस्तेमाल किए जाते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स एक्सप्लोजन के लिए इस्तेमाल नहीं होते, कन्वेंशनल एक्सप्लोजन होता है, लेकिन जो टारगेट होता है वो ये होता है कि रेडियोलॉजिकल एक्टिविटी उस एरिया में बढ़ जाए, रेडियो एक्टिविटी वहाँ पर बढ़ जाए और कंटेमिनेशन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे जो डिवाइसेस हैं इनको कभी यूज़ नहीं किया गया है, सिर्फ इनको टेस्ट किया गया है। इसको कहते हैं डर्टी बॉम्ब, जिसका पर्पस होता है कंटेमिनेशन करना, तो यानी कि एरिया को डर्टी आप कर दीजिए रेडियो एक्टिविटी से। इसके अलावा एक और लगभग सिमिलर टर्म होती है सॉल्टेड बॉम्ब, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे सॉल्टेड बॉम्ब, क्योंकि अब यूपीएससी की हम तैयारी कर रहे हैं तो अगर एक टर्म आ गई तो उससे मिलती जुलती जो टर्म्स हैं वो भी हमें पता होनी चाहिए। कहता है सॉल्टेड बॉम्ब क्या होता है, कहता है सॉल्टेड बॉम्ब की अगर यहाँ पर बात करें ये एक प्रकार का न्यूक्लियर वेपन होता है, लेकिन इसका जो टारगेट होता है, इसका टारगेट होता है लार्ज अमाउंट में रेडियो एक्टिविटी फैलाना। याद रखेंगे डर्टी बॉम्ब जो है वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, ठीक है। डर्टी बॉम्ब एक न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, टिपिकल न्यूक्लियर बॉम्ब ये नहीं है। यहाँ पर एक्सप्लोजन कन्वेंशनल ही होता है डर्टी बॉम्ब में, लेकिन जो उसका फॉल आउट होता है वो रेडियो एक्टिविटी निकलती है, ठीक है, और टारगेट रेडियो एक्टिविटी होती है। और इसका सॉल्टेड बॉम्ब का भी टारगेट लार्ज स्केल पर रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन ही होता है, लेकिन ये एक प्रकार का न्यूक्लियर वेपन ही होता है, ठीक है। ये न्यूक्लियर वेपन ही होता है लेकिन इसका टारगेट रेडियो एक्टिविटी फैलाना होता है। और अगर बात करें यहाँ पर कहता है कि अभी तक ऐसा कोई भी बॉम्ब जो है वो टेस्ट यहाँ पर नहीं किया गया है और ना ही ऐसा कोई बॉम्ब बनाया गया है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ऐसा बॉम्ब अभी तक कोई ना तो बनाया गया है ना टेस्ट किया गया है, ये एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है सॉल्टेड बॉम्ब। उसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें कि जब बात की गई कि इंडिया के रोल की, कि इंडिया का रोल इंपॉर्टेंट रहा इस पूरे न्यूक्लियर वेपन का जो अटैक था इसको अवॉइड करने में, तो यहाँ पर बात करें इंडिया का कौन सा रोल रहा, तो यहाँ पर रिपोर्ट कहती है कि पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन के से जो अपील्स की, जो उनकी वर्बल स्टेटमेंट रही है, ठीक है, पब्लिक जो उनकी स्टेटमेंट रही है, और खास तौर पर जैसे कि अगर बात करें G20 के दौरान यहाँ पर पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन को एड्रेस किया था और कहा था दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, ठीक है। और साथ में यहाँ पर पीएम मोदी ने ये कहाँ पर किया था, दरअसल एससीओ की जो समिट हुई थी उज्बेकिस्तान के अंदर, और इसके अलावा G20 की जो समिट हुई थी यहाँ पर भी दोनों जगह पीएम मोदी ने ऑफिशियली डिलीवर करा कि ये जो एरा है ये वॉर का नहीं है, पीसफुल रेजोल्यूशन यहाँ पर पूरा होना चाहिए यूक्रेन और रशिया के मैटर का, ठीक है। तो यहाँ पर जो एससीओ की मीटिंग में बोला गया, बाद में G20 की ऑफिशियल स्टेटमेंट में भी उसको शामिल किया गया था जो पीएम मोदी ने अपील की थी प्रेसिडेंट पुतिन से। उसके बाद अगर बात करें तो कहता है कि यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी तैयार था अपनी तरफ से कि कैसे हम यहाँ पर ऐसा प्लान बनाए, कंटिजेंसी प्लान, जो कि इम्प्लीमेंट किया जा सके इन केस अगर न्यूक्लियर अटैक हो जाता है, ठीक है। और ग्लोबल साउथ की और बाकी जो देश थे इनका भी इंपॉर्टेंट रोल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके अलावा कहता है कि रिपोर्ट ने आखिर एक्चुअल में क्या कहा है, एक्चुअल में रिपोर्ट क्या कहती है। एक्चुअल में रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट के अगर वर्ड्स देखें तो रिपोर्ट कहती है कि यहाँ पर
जो यूएस ऑफिसर कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो अपील रही है, जो पब्लिक स्टेटमेंट्स नहीं है, उसका यहाँ पर असर पड़ा। उसके अलावा इंटरनेशनल कम्युनिटी एज अ होल, इंटरनेशनल कम्युनिटी एज अ होल, जैसे कि चाइना हो गया, उसके अलावा यूएस के जो नॉन अलाई देश हैं, उन्होंने भी जब ये सब बातें कही कि न्यूक्लियर अटैक नहीं होना चाहिए, ये सारी बातें, तब यहाँ पर जाकर दबाव पड़ता है, और ये एक तरह के ऐसे फैक्टर के रूप में काम करते हैं जिसकी वजह से रशिया जो है अपने न्यूक्लियर अटैक को टाल देता है। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जो भी दोस्त तैयारी करने की सोच रहे हैं यूपीएससी की, और समझ नहीं आ रहा तैयारी आखिर शुरू कैसे करें, ठीक है, कोचिंग ज्वाइन करें ना करें, ऐसा डिसीजन लेने में समस्या हो रही है, तो यहाँ पर आपके लिए एक स्पेशल कोर्स लेकर आया गया है। ये बहुत अफोर्डेबल कोर्स है, ये सिर्फ 2999 में आपको मिलेगा, यानी कि लगभग 3000 में, और ये अफोर्डेबल प्राइस रेंज में है, इसलिए आप डिसीजन आसानी से ले सकते हैं। और क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स है, क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटीज़ कवर की जाती हैं, और एनसीईआरटीज़ कवर की जाती हैं तो यहाँ पर आपको ये भी हेल्प मिलेगी, आपको ये समझ आएगा आखिर तैयारी शुरू कैसे करनी है। शुरू करनी है कोर सब्जेक्ट से। कोर सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, और एनसीईआरटीज़ इन्हीं कोर सब्जेक्ट्स पर आधारित होती है। एनसीईआरटी पढ़ने से आपकी ये कोर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं, और यहाँ पर एनसीईआरटी कोर्स लॉन्च किया गया है। 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटीज़ हम पढ़ते हैं। मेरे साथ आप यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ते हैं, बहुत डिटेल में हम हिस्ट्री को कवर करते हैं। एक बार आप हिस्ट्री यहाँ से करेंगे 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी में, आपको हिस्ट्री में पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ऑलमोस्ट बहुत कम चीज़ें बचेंगी जो हिस्ट्री में पढ़ने के लिए आपके लिए बचेंगी। आप हिस्ट्री में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। इसके अलावा टॉप एजुकेटर्स ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी भी आपको पढ़ाएंगे 6ठी से 12वीं तक की। सभी बुक्स यहाँ पर कवरेज होंगी, एंड टू एंड कवर यहाँ पर होगा। प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर चीज़ों को पढ़ा जाता है। साथ में एथिक्स और ऐसे में इस्तेमाल होने वाले जो एग्जाम्पल्स हैं, कोटेशन, उनको भी हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं एज एन एग्जाम्पल क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। एक अफोर्डेबल प्राइस रेंज में है, आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, साथ में गाइडेंस के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ हमारे साथ शुरू कर सकते हैं। कोड आपको लगाना होगा SMK लाइव अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो। इसके अलावा इसी चैनल पर लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पर एक इनिशिएटिव आपको देखने को मिलेगा, जिसमें मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को हम यहाँ पर क्रैश कोर्स पढ़ते हैं। क्रैश कोर्स पे टॉपिक कवर करते हैं शाम को 7 बजे। तो शाम को 7 बजे क्रैश कोर्स चल रहा है 2024 का जो एग्जाम होना है उसके लिए। इसके अलावा ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए जाते हैं 2024 के एग्जाम के लिए। जैसे कभी कभी इंपॉर्टेंट जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स जो हैं हिस्टोरिकल, उनको, ट्रैवलर्स इन हिस्ट्री, उनको एक साथ कवर कर लेते हैं। कांग्रेस के सेशंस एक साथ कवर कर लेंगे। इंपॉर्टेंट जो शासक हुए हैं उनको एक बार में कवर कर लेंगे। ऐसे कर करके हम कवर करते हैं, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। शाम को 7 बजे ये सेशन होते हैं। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को क्रैश कोर्स होता है। इसके अलावा दोस्तों, अनअकैडमी के कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जो है 2025 के, चाहे वो बाइलिंगुअल हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, उन पर आपको अभी ऑफर देखने को मिलेगा। 50% डिस्काउंट चल रहा है। साथ में 6 महीने तक आपका कोर्स और एक्स्ट्रा वैलिड रहेगा अगर आप यहाँ पर कोड लगाते हैं SMK लाइव। ठीक है, अगर आप SMK लाइव कोड लगाते हैं तो आप यहाँ पर 2025 के बैच के अंदर एनरोल कर पाएंगे 50% डिस्काउंट पर। और चाहे वो इंग्लिश मीडियम का बैच हो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, और चाहे बाइलिंगुअल हो, तो यहाँ पर कोड आपको लगाना होगा SMK लाइव। इसके अलावा यहाँ पर 2025 का बैच यहाँ पर ये भी देखने को मिलेगा। साथ में अनअकैडमी का करंट अफेयर नेविगेशन प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपके करंट और स्टैटिक में लिंक क्रिएट किया जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज यहाँ पर बने, इसका फोकस किया जाता है। सभी होलिस्टिक कवरेज देखने को मिलेगी, सभी सोर्सेज को कवर किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट के एजुकेटर आपको इस लिंकेज को डेवलप करने में हेल्प करेंगे। कोड आपको लगाना होगा SMK लाइव अगर करंट अफेयर और स्टैटिक पर एक कमांड बनाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों ये था पूरा मामला, और आई होप आपने समझा कि किस तरह से सारी चीज़ें हुई, और ये सॉल्टेड बॉम्ब, डर्टी बॉम्ब, ये सारी चीज़ें भी जानने को हमें मिली। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।